नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। 3000 एमसीक्यूज की जो सीरीज चल रही है उसमें हमने 1100 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए थे और आज हम 1150 तक लेके चलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपकी कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या रहती है, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि कुछ जो क्वेश्चन है उसके एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। उससे क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि सिंगल सिंगल क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, 15-20 क्वेश्चन अपने इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद हम उसको एक अलग से वीडियो बना के उसमें एक्सप्लेन कर देंगे उनको कि कहाँ कहाँ किस क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। और जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उस पे एक तो आपको जो ये जो वीडियोस हैं इनके पीडीएफ मिल जाते हैं। इसके अलावा भी मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ क्विज फॉर्म में, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द हाईएस्ट डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, पंचायत जब भी हम देखते हैं तो एक तो क्या हो गया, ग्राम पंचायत। ठीक है, फिर पंचायत समिति। ठीक है, फिर आएगा जिला परिषद। ये टॉप टू बॉटम, तो जिला परिषद इसका क्या आएगा, सही आंसर आएगा। ठीक है, ये सबसे नीचे मतलब विलेज लेवल पे, ये ब्लॉक लेवल पे, और ये आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। लेकिन जब भी ग्राम सभा के बारे में यदि आर्टिकल 243 ए, ये सभी आर्टिकल जो प्रीवियस वीडियो थे उसमें मैंने बताया था, 243 ए कैसे याद रखना है, बी कैसे याद रखना है, सी कैसे याद रखना है, ई में क्या आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देख के चलनी है। यदि डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें, मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है तो 243 एफ, और एफ से आपको याद होगा फायर्ड। जब भी हटाते हैं तो यू आर फायर्ड बोलते हैं, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं 243 एफ को। ठीक है, ये सभी आर्टिकल मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिए थे, तो इसका सी आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसे पूछ रहा है कि सेंट्रल काउंसिल वाज सेटअप अंडर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा, सेंट्रल काउंसिल वाज सेटअप अंडर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो किसके द्वारा? ऑर्डर एग्रीकल्चर, इनेक्टमेंट ऑफ द पार्लियामेंट, द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और कौन से आर्टिकल की बात कर रहा है ये अपना? आर्टिकल 263। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, आर्टिकल 263 की बात कर रहा है, और बी इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि मेयर के बारे में पूछ रहा है। मेयर इन काउंसिल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किस टाइप की गवर्नमेंट है मेयर? सरकार का मेयर इन काउंसिल रूप मतलब क्या है? ठीक है, तो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड म्युनिसिपल नहीं, क्लासिकल प्रोफेशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड म्युनिसिपल मेकिंग मेयर अनअकाउंटेबल। अनअकाउंटेबल का क्या मतलब है? ये गलत हो जाएगा। द प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ, ये भी नहीं है, तो इसका क्या आएगा, कैबिनेट फॉर्म, तो इसका बी सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसे पूछा है हु अपॉइंट द म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। सबसे पहले म्युनिसिपैलिटीज क्या दिमाग में आते आना चाहिए, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। अप्लाई कब किया गया था? 1 जून। कब? 1993। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 73rd अमेंडमेंट एक्ट की डेट आपसे पूछी जाए तो 24 अप्रैल आएगी 1993, जब वो इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ये बेसिकली किस पे जाता है, आपका जाएगा स्टेट गवर्नमेंट पे। ठीक है, ए से ही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, और कुछ बच्चों का ऐसा है कि जैसे एग्जाम तो होगा ही आपका, तो जिन बच्चों को पेपर 1 में ज़्यादा दिक्कत आती है वो क्या है, जो क्रैश कोर्स लॉन्च किया है एप्लीकेशन पे, उस पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 टेलीग्राम चैनल है उसमें, एक तो चौहान सर का है जो हिस्ट्री के रिगार्डिंग है, उसके नीचे एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात करते हैं, तो अभी मैंने बताया पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, इज नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द स्टेट। अच्छा, कौन कौन सी स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है? तो सबसे पहली बात, आर्टिकल कौन सा आता है इसमें? 243 एम। ये मैंने बताया था आपको कि एम एम से कैसे रिलेट करना है, कि मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ ये प्रोविजन लगेंगे या नहीं लगेंगे, मैं बताऊंगा, तो एम से ऐसे याद रख लो। तो 243 एम हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ ये स्टेट के बारे में बात कर रहा है, तो एक तो आएगा आपका नागालैंड।
ठीक है, एक आएगा आपका मिजोरम और एक आएगा आपका मेघालय। ठीक है, NMM से याद रख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है। NMM से, NM स्क्वायर से याद रख सकते हो या तो NM स्क्वायर। ठीक है, आपका नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, नागालैंड, मिजोरम, नागालैंड ये आएगा, लेकिन इसमें एक और ऐड कर लो अपना, मेघालय वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें पूछ रहा है जिला परिषद के बारे में, पूछ रहा है कि परिषद में, जिला परिषद जो बनती है वो किससे मिलकर बनती है। ठीक है, तो क्या क्या आएगा इसमें, प्रेसिडेंट ऑफ पंचायत समिति, MLA, MPs, मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट। प्रेसिडेंट ऑफ पंचायत समिति, MLA, शेड्यूल कास्ट, ये आएगा प्रेसिडेंट ऑफ पंचायत समिति, MLAs, MPs। ठीक है, तो इसका आएगा सी से आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट। इसे पूछ रहा है कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। अच्छा, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हमने किया था आई थिंक, कि जो ब्रिटिश काल के दौरान आधुनिक नगर पालिका सरकार के मूलभूत पहली बार सामने आई, तो ये आपका मद्रास। ये आई थिंक 1686 1687 की बात है। ठीक है, तो इसमें आएगा मद्रास आपका। नेक्स्ट, इसे रिपन के बारे में पूछ रहा है। रिपन के बारे में, रिपन रेजोल्यूशन 1882 ने क्या किया था, तो एक तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर माने जाते हैं आपके रिपन। ठीक है, और बेसिकली क्या था, जो पॉलिटिकली अवेकनिंग, जो आपके राइट्स वगैरह है उन सब की जागरूकता के लिए इन्होंने काम किया था। ठीक है, एक जो इसके रिपन और मेयो के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में सारा बता दिया था, कि जो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन जो इन्होंने स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट टाइम जो सेंसस जो आया था वो इसके टाइम पे था, और ये अकेले आपके ऐसे वॉइस रॉय थे, आई थिंक 4th नंबर के। ठीक है, जिनको मार दिया गया था ऑफिस टर्म में। ठीक है, अकेले। रिपन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो बेसिकली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर माने जाते हैं, और इनके टाइम पे जो वर्नुकुलर जो प्रेस एक्ट था वो सब हटाए गए थे, जो आपके जो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी थी, ये सब इन्हीं के रिपन के टाइम की थी। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहा है, तो ये कौन सी लिस्ट में आएगा, तो लिस्ट की बात करते हैं हम जब भी, तो कौन सा शेड्यूल आता है, 7th। ठीक है, टोटल ओरिजिनली अपने जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने इनेक्ट किया था तब कितने थे शेड्यूल, अपने 8, और 4 हमने फिर क्या करे ऐड किए, टोटल कितने हो गए, 12। ठीक है, और इसमें क्या आएगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में तो स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, जब 9th शेड्यूल, क्योंकि 8 तक तो थे ही अपने पास। ठीक है, 8th में क्या है, अपनी लैंग्वेज है, तो 9th शेड्यूल जब भी ऐड किया गया था वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था 1951 का। 10th शेड्यूल जब ऐड किया गया तो इसमें लैंड रिफॉर्म्स वगैरह इन सब की बात करता था। ठीक है, और 10th शेड्यूल जब आया था, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, आया राम गया राम का जो कॉन्सेप्ट था। ठीक है, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 का है। ठीक है, फिर आता है अपना 11th अमेंडमेंट एक्ट। 11th अमेंडमेंट एक्ट आपका आता है 11th शेड्यूल। अच्छा, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, लेकिन अप्लाई कब हुआ था ये, 24 अप्रैल 1993। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे फैक्चुअल आपके स्टेटमेंट में पूछी जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो 12th शेड्यूल आएगा वो सीधा अभी मैंने आपको बताया था, 74th अमेंडमेंट एक्ट म्यूनसिपैलिटीज से रिगार्डिंग 1992। अप्लाई कब हुआ था, 1 जून 1993। स्टेटमेंट में आपसे ये भी बोला जा सकता है, क्योंकि 73rd आपका पंचायत से रिलेट करता है और 74th आपका म्यूनसिपैलिटी से रिलेट करता है, तो डायरेक्टली आपसे ये भी स्टेटमेंट में बोला जा सकता है कि दोनों अप्लाई सेम डेट को हुए थे, 24 अप्रैल। लेकिन ऐसा नहीं है, वो 24 अप्रैल को हुआ था, ये 1 जून को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, इसमें पूछ रहा है कि रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग द लोकल गवर्नमेंट्स। लोकल गवर्नमेंट्स के रिगार्डिंग जो भी है, ज्यादातर तो स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है, कि जो लोकल गवर्नमेंट में जो स्टेट गवर्नमेंट ही ज्यादातर सब कुछ करती है, तो ज्यादा वास्ट नहीं है, लिमिटेड है। ठीक है, सी। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि जो नगर निगम के मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति, अच्छा, तो म्युनिसिपल कमिश्नर, और कौन करता है नियुक्ति, स्टेट गवर्नमेंट।
तो डी सही आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में बात करता है आपकी। ठीक है, तो ये क्या है कि राज्य सरकार के नियंत्रण से परे है, ये तो हो ही नहीं सकता। राज्य सरकार नियंत्रण से परे कैसे हो सकती है? फिर ये कहता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके अंडर है, ये भी नहीं है, ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही काम करती है। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल, जिला परिषद, डायरेक्ट कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट, अपना डी सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें कैंटोनमेंट बोर्ड के बारे में बात कर रहा है कि जो मेंबर्स हैं कैंटोनमेंट बोर्ड्स के, तो वो कैसे आपके इलेक्ट किए जाते हैं। तो सम आर इलेक्टेड, अदर आर नॉमिनेटेड, इसका बी सही आंसर आएगा। ठीक है, इनमें यदि मेंबर देखे जाए तो 8 जो कैंटोनमेंट जो मेंबर हैं इसमें इसमें एक तो क्या है कि 8 जो मेंबर है ना आपके, वो तो इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, इलेक्टेड। ठीक है, इसके अलावा 3 नॉमिनेटेड होते हैं मिलिट्री के मेंबर, क्योंकि कैंटोनमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, कैंट एरियाज की। ठीक है, 8 मेंबर इलेक्टेड, 3 नॉमिनेटेड और एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। एक रिप्रेजेंटेटिव होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ज्यादा इनको रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ इलेक्टेड होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड होते हैं। जो कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया होता है, कि जो कैंट एरिया में लोग लोग रहते हैं, उन सबकी जो बोर्ड मेंबर जो बनाया जाता है उनको देख रेख के लिए, तो कुछ इलेक्टेड होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड होते हैं। बी सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द गिवन राइट्स, अच्छा, सक्सेसफुल ऑफ द डेमोक्रेसी मोस्ट। यदि देखो स्टेटमेंट में आपको ये डेमोक्रेसी के बारे में पूछा जाए और ऑप्शन में आपको मिले राइट टू क्रिटिसाइज और अपना ओपिनियन रखने का, तो वो सबसे ऊपर रखा जाता है। वैसे देखी जाए तो सारे ही है, ठीक है, लेकिन इसमें यदि पूछा जाए, ठीक है, तो वैसे तो यदि देखी जाए कि राइट टू विडल सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स है कि अपने आप का एक्सप्रेस करने का लिए ये सब चीजें, क्योंकि इसको प्रोमिनेंट इसलिए मानते हैं कि जब भी हम देखते हैं कि एक तो यदि पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि अरब जो स्प्रिंग आती है 2011 के आसपास, ठीक है, वो तुनिशिया से स्टार्ट होती है। ठीक है, लेकिन हम ये देखते हैं कि इसी टाइम पे क्या होता है, फेसबुक भी बन रहा होता है। ठीक है, तो कैसे फेसबुक को एक जो मिलिटेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिकली यूएसए ही कैसे यूज कर रहा था अनस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि क्योंकि जहां तर जो अरब स्प्रिंग जहां पे आती है 2011 में, तुनिशिया हो गया, इजिप्ट हो गया, ठीक है, आपका सीरिया हो गया, इन सब कंट्रीज में क्या है कि यहाँ पे ज्यादातर आपकी क्या थी, जो डिक्टेटरशिप थी। ठीक है, लेकिन फेसबुक जब आई, फेसबुक को जिस हिसाब से अमेरिका ने इंट्रोड्यूस किया वहां पे, तो लोगों को क्या हुआ, वहां पे राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मौका मिल गया कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप शेयर कर सकते हैं, कुछ भी आप पोस्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वहां पे इतना जो डिक्टेटरशिप थी उसके अगेंस्ट राइट स्टार्ट हुए। ठीक है, कि इस हिसाब से जो फेसबुक का यूज किया गया 2010-11 में अमेरिका के द्वारा, तो राइट टू जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो राइट है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ए आंसर आएगा। ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया कि यार अरब स्प्रिंग को मतलब स्टार्ट करने में कैसे अमेरिका ने फेसबुक का यूज किया था। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें पूछ रहा है कि स्टैब्लिश सोशल, अच्छा, मैंने आपको बताया था सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में जब भी आपकी बात आएगी, यहाँ पे यदि मैं बोलूं, यहीं पे क्वेश्चन घुमा के बोल दिया जाए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करी जाए, तो क्या आएगा, तो आएगा आपका फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, तो आपके आएंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जब भी हम बात करते हैं, तो ड्यूटी कहां से ली हमने, यूएसएसआर। राइट्स कहां से लिए हैं, यूएस से। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी कहां से लिए हैं, आयरलैंड से। और आपसे ये पूछा जाए कि आयरलैंड ने कहां से कॉपी किए थे, तो स्पेन, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बाकी आपके क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आयरलैंड ने कहां से लिया था, ये कोई मतलब नहीं बनता कि वो आयरलैंड के एग्जाम होंगे उसमें पूछा जाएगा।
अपने तो सिर्फ यहीं तक पूछा जाता है, एक लेयर तक ही, कि हमने कहाँ से लिए। तो बेसिकली आयरलैंड लिए थे। आयरलैंड थे, वैसे एक स्टेप वैसे बता रहा हूँ मैं आपको कि आयरलैंड ने कॉपी किए थे स्पेन से, ठीक है। नेक्स्ट, प्लानिंग। प्लानिंग कमीशन जब भी 5 ईयर प्लान वगैरह इन सब के बारे में बात करते हैं तो यूएसएसआर, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो नियो लिबरल है जो, नियो लिबरल, जिसके फादर कौन है, हयाक, और इनका क्या था वर्क, रोड टू सर्फडम, कि यदि ये प्लानिंग सिस्टम वगैरह जो वेलफेयर स्टेट का सिस्टम है, यदि ये बंद नहीं किया गया तो हम क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे, ठीक है। ये इन्होंने कहा था। क्यों? क्योंकि जो वेलफेयर स्टेट का सिस्टम था मॉडर्न लिबरलिज्म में, उसमें क्या था कि वो बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच हो गया था, ठीक है। तो इसलिए नियो लिबरल बोलते हैं कि स्टेट को रोल बैक करना पड़ेगा, उसका जो रोल है, उसको जो रोल इतना ओवर स्ट्रेच हो गया है वेलफेयर का, उसको रोल बैक करना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के लिए रूम छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, तो 3 टाइप्स, ठीक है। लेकिन आज हम देखेंगे 3 टाइप्स। एक तो नेशनल होगी, ठीक है, एक होगी कॉन्स्टिट्यूशनल, और कौन सी बताई गई है आपका, फाइनेंस, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। ये 3 होगी, ठीक है। लेकिन इस पे बारे में, आर्टिकल के बारे में बात करते 352, इसमें 356 और 365, ये आर्टिकल, ये 356 है, लेकिन 56 को उल्टा करूंगा तो क्या बन गया, 65, ऐसे याद रख लो। और ये क्या आएगा अपना 360, ये आर्टिकल है, ठीक है, जो इसके बारे में बात कर। इसमें तो ये है कि भाई जो स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कुछ चीजें काम नहीं चल रही, कॉन्स्टिट्यूशन जो मशीनरी है वो ब्रेक डाउन होगी, तो लगा दिया। 365 में ऐसा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ बताया, जैसे रेलवे लाइन मेंटेन करना, ये सब चीजें उन स्टेट को बताई कि आपको करना है, और वो उसको फुलफिल ना कर पा रहे हो, ठीक है, तो 365 में आपका चला जाएगा कि वहां पे इस प्रोविजंस के रिगार्डिंग आपकी जो प्रेसिडेंट्स रूल कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोला जाता है, तो वो लगाया जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी का आपको पता ही है, ठीक है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाता है तो उसके रिगार्डिंग। लेकिन हमें यहाँ देखने वाली चीज ये है अपनी, कि इमरजेंसी जो है ये कौन से पार्ट में पड़ती है अपनी, तो अपना आएगा पार्ट 18, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इमरजेंसी प्रोविजन आपके किस में पड़ते हैं, पार्ट 18 में। और 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है, इसमें क्या था कि इसने एक वर्ड था इंटरनल डिस्टरबेंस को कन्वर्ट करके क्या बना दिया था, आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। क्योंकि जब भी इंटरनल डिस्टरबेंस के रिगार्डिंग जब भी इमरजेंसी लगाई जाती थी तो वो इंटरनल डिस्टरबेंस बोला जाता था, उस वर्ड को कन्वर्ट करके बोल दिया था आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। इंटरनल डिस्टरबेंस बेसिकली किसी भी नेशन के लिए एक नेगेटिव टर्म है, तो इसलिए उसको चेंज करके आपका आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। इसके अलावा जो आपको पता है 38th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 38वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था आपका 1975 में, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया था कि कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं है, कि कोई भी जुडिशियल रिव्यू, नो जुडिशियल रिव्यू रिगार्डिंग या अगेंस्ट नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो बेसिकली 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975 देखते ही आपकी नजर में आ जाना चाहिए कि उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो इमरजेंसी लगाई जा रही थी, तो इसलिए ये अमेंडमेंट किया गया और ये बताया गया कि जो नेशनल इमरजेंसी जो कॉन्सेप्ट है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट में, जुडिशियल रिव्यू नहीं लिया जा सकता, ठीक है। लेकिन इस प्रोविजन को हटा देता है 44th अमेंडमेंट एक्ट आपका 1978 का। ये जो 44 अमेंडमेंट एक्ट है इस प्रोविजन को हटा देता है 38 वाले को। क्यों? क्योंकि यहां तक आते आते आपकी
जो गवर्नमेंट थी इंदिरा गांधी जी की हट जाती है। तो इसलिए 44 अब दूसरी गवर्नमेंट अपनी 44 अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है और वो बता देती है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जुडिशियल रिव्यू अगेंस्ट नेशनल इमरजेंसी नहीं लिया जा सकता। ठीक है, फिर क्या होता है अपना भाई 1975 तक आ गए अपना। फिर आता है आपका मिनर्वा मिल्स केस 1980 का। ये कहता है अपना कि नेशनल इमरजेंसी है ना, नेशनल इमरजेंसी जो है वो कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। ये इसने बता दिया कि नेशनल इमरजेंसी कोर्ट में चैलेंज की जा सकती है। यदि गलत गलत प्रैक्टिसेस के लेके गवर्नमेंट ने यदि नेशनल इमरजेंसी लगाई है तो उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ये मिनर्वा मिल्स केस हो गया। ठीक है, तो मिनर्वा मिल्स केस के बारे में जब भी हम देखते हैं तो एक तो इन्होंने क्या किया था मिनर्वा मिल्स केस में, जब भी बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मैंने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे इवोल्व हुई है वो भी मैंने आपको बताया था। जैसे शंकरी प्रसाद केस 1951 का है, गोलकनाथ केस 1967 का है। फिर उसके बाद 24वां अमेंडमेंट एक्ट आता है, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 का। ठीक है, इसने क्या ओब्लिगेशन डाल दी प्रेसिडेंट पे कि प्रेसिडेंट साहब आपके पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है तो आपको मंजूरी देनी देनी पड़ेगी। तो ये ओब्लिगेशन डाली गई थी आपके 24वें अमेंडमेंट एक्ट 1971 में। ठीक है, ये आपको 1971 तक पहुंच गए। फिर क्या आता है केशवानंद भारती केस 1973 का। उसमें आ गया बेसिक फीचर का कॉन्सेप्ट कि भाई आप चैलेंज कर सकते हो लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको तो कम से कम मत छेड़ो आप। ठीक है, 1973 पे आ गए। फिर क्या आता है अपना 42nd अमेंडमेंट एक्ट आएगा 1976 का। उसमें गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम किसी भी चीज को अमेंड कर सकते हैं लेकिन उसके अगेंस्ट कोई जुडिशियल रिव्यू या उसको कोई चैलेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो लेकिन मिनर्वा मिल्स केस जब आता है तो ये कहता है कि जो जुडिशियल रिव्यू है ना वो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। जो इंदिरा गांधी केस वर्सेस राम नारायण केस था 1975 का, उसमें डाला गया था कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक फीचर है, आप इसको टच नहीं कर सकते, इसको नहीं छेड़ सकते। तो उसके बाद जो बेसिक फीचर का जो सारा कॉन्सेप्ट आपका हो गया था। लेकिन एक मिनरा मिल्स केस में एक वो भी था कि आपका जो फंडामेंटल राइट्स को ऊपर रखा जाए या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को ऊपर रखा जाए या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जाए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए। तो इस चक्कर को भी, इस टसल को भी सोल्व किया था आपका। यदि पूछा जाए कि ये टसल कहाँ कौन से केस में जाके सोल्व होती है तो वो भी मिनरवा मिल्स केस 1980 का आएगा। ठीक है, इसके अलावा अपना क्या हो गया मिनरवा मिल्स केस मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपका बेसिक फीचर में मिनरवा मिल्स केस आ गया। वामन राव केस भी आता है, वो भी यही कहता है कि जो बेसिक फीचर के बारे में बोलता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ तक आपको पूरा मैंने आपको लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि कैसे ये बेसिक फीचर इवोल्व होता है, किस केस में क्या क्या बोला गया। ठीक है, अब क्या है 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। लेकिन इमरजेंसी के कुछ फीचर देख लेते हैं हमने। यहाँ तो लिख दिया हमने भाई नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने अपना प्रेसिडेंशियल रूल और यहाँ लिख देते हैं अपना फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, पूरा जब भी आप इमरजेंसी का टॉपिक पढ़ते हैं तो अलग अलग नहीं पढ़ना है टॉपिक को। एक मैं चीज बता देता हूँ आपको, ऐसा नहीं है पहले नेशनल इमरजेंसी पढ़ रहे वो कैसे आपकी लागू होगी, कैसे उसका अप्रूवल होगा, कितने दिन में लोकसभा राज्यसभा उसको पास करेगी और कब उसको हटाया जाएगा, उसको एक टेबल के हिसाब से पढ़ना है। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी को एक साथ लेके पढ़ना है। रिवीजन भी आप करते हो तो ठीक है। तो इसका आर्टिकल क्या आएगा भाई 352, इसका क्या है 356 और 56 को उल्टा करूंगा 365 और आर्टिकल 360। ये हो गया जी। चलो एक चीज होगी अपनी। दूसरी क्या है, इसमें पूछ रहा है कि जैसे ही मान लो प्रेसिडेंट ने अपना इमरजेंसी लगा दी कि वॉर वगैरह हो गया, ये ठीक है, लेकिन वो कितने दिन में अप्रूव की जाएगी लोकसभा राज्यसभा के द्वारा। तो ये कितने दिन में अप्रूव करनी चाहिए लोकसभा राज्यसभा के द्वारा 1 मंथ में। ठीक है, कि हाँ भाई लगा दी। ठीक है, और इसमें 2 महीने और इसमें भी 2 महीने। इससे क्या होगा कि आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तीसरा स्टेप कि भाई 1 महीने तो दोनों लोकसभा राज्यसभा ने पास तो कर दिया, अप्रूवल दे दिया कि 1 महीने में, 1 महीने का टाइम रहता है इतने में दे दो। इसमें 2 महीने का दे दिया, उसमें भी 2 महीने का दे दिया। अब क्या है
कि अप्रूवल तो दे दिया, लेकिन नेशनल इमरजेंसी चलेगी कितना दिन, ठीक है, तो मान लो 6-6 महीने चलती है। एक बार अप्रूवल दे दिया, फिर 6 महीने चलेगी, फिर उसके बाद फिर आपका अप्रूवल चाहिएगा 6 महीने के लिए, तो 6-6 महीने के गैप में चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या आएगा अपना, कि जब भी जो अप्रूवल दिया जाता है कि भाई अगले 6 महीने के लिए आपकी नेशनल इमरजेंसी चलेगी, तो यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी से वो जो भी जो अप्रूवल है वो आपका लोकसभा राज्यसभा में पास किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये अपना हो गया, इसको मैच कर दो, इसको कर दो, और यहाँ पे क्या है अपना, इसके केस में सिंपल आएगा, सिंपल मेजोरिटी, और इसके केस में भी क्या आएगा, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। अब क्या आता है अपना, स्पेशल मेजोरिटी हो गया। अब आता है अपना कि अब क्या होगा, स्पेशल मेजोरिटी से कर दिया, 6-6 महीने, 6 मंथ आपकी चलेगी, उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी से फिर आपका वो पास किया जाएगा, फिर वो अगले 6 महीने चलेगी, तो ऐसे 6 महीने करके, और ये कितना भी लंबा आपकी जा सकती है, 6-6 महीने करके, ठीक है। लेकिन जब हम प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो 6 महीने का अप्रूवल तो मिल जाता है हर 6 महीने, लेकिन मैक्स टू मैक्स ये 3 साल तक खींच सकती है। भाई नेशनल इमरजेंसी तो कितने साल तक खींचे जाओ, अप्रूवल दिए जाओ 6-6 महीने, लेकिन प्रेसिडेंट रूल में क्या है कि आपका 6 महीने का अप्रूवल मिल गया, फिर 6 महीने 6 महीने ऐसे करके आप 3 साल तक खींच सकते हो, मैक्स टू मैक्स 3 ईयर, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी में जब हम बात करते हैं, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में जैसे ही अपना अप्रूवल मिलता है, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है फाइनेंशियल इमरजेंसी में, कि जैसे आपका 2 महीने में अप्रूवल मिलता है, उसके बाद कोई 6 महीने का चक्कर नहीं है, फिर वो लगातार चलती रहेगी, ठीक है। और इसमें क्या है कि आपका प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, कभी भी हटा सकता है, और इसमें भी प्रेसिडेंट कभी भी हटा सकता है। इसमें क्या है कि लोकसभा का रोल रहेगा हटाने में, सिंपल मेजोरिटी से वो अपना लिख के वगैरह दे देंगे प्रेसिडेंट को, फिर वो हटा दी जा सकती है। तो मुझे नहीं लगता नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने में आपको कोई भी इसके प्रोविजन याद करने में कोई भी दिक्कत रहेगी। ये टेबल आप बना सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, टेबल से ही पढ़ना है, अलग अलग नेशनल इमरजेंसी नहीं पढ़ना। जब भी प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो गवर्नर पढ़ना है, ठीक है, अलग से नहीं कि पहले प्रेसिडेंट पढ़ लेंगे फिर प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ना। प्रेसिडेंट कवर किया है हमने, तो तुरंत हम गवर्नर कवर करेंगे, ठीक है, तो ऐसे पढ़ना है, ऐसे ही ये पढ़ना है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी एक साथ। तो नेक्स्ट पे चलते हैं अपना, आशा करता हूँ ये अपनी आपकी क्लियर होगी, ठीक है। सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी सिस्टम मींस, इसका क्या मतलब है, तो इसका आंसर आएगा एक निर्वाचन क्षेत्र जो केवल एक प्रतिनिधि का चुनाव करता है, हालांकि कई उम्मीदवार हो सकते हैं। सी सही आंसर आएगा अपना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ फेडरेशन, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हमने कहां से लिया है, कनाडा से, ठीक है। अच्छा, फेडरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर तो अपना यही है, डिवीजन ऑफ पावर। भाई फेडरेशन का मतलब तो यही है ना, कि जो सेंटर को एब्सोल्यूट पावर ना दी जाए, ठीक है। तो फेडरेशन का आएगा अपना डिवीजन ऑफ पावर आएगा इसका आंसर, ठीक है। यूनिकैमरल नहीं, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है, ठीक है। और थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर किसने दी थी, मोंटेस्क्यू ने दी थी, लास्ट टू लास्ट वीडियो में आई थिंक हमने किया था, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, यूएसए, ठीक है। और डिवीजन ऑफ पावर का मतलब होता है आपका पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ये दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जब भी डिवीजन ऑफ पावर की बात करेगा तो आपके दिमाग में सिर्फ इंडिया आना चाहिए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। और पार्लियामेंट जब भी सेपरेशन ऑफ पावर की बात आनी चाहिए तो आपके एग्जाम्पल में सीधा यूएस आना चाहिए आपके दिमाग में एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें इंडिया इज ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज, अच्छा, जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मतलब यही है, ये वर्ड आपको जहां भी दिख जाए उसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि कहाँ पे सेंटर जो है यूनियन गवर्नमेंट है, उसकी कहाँ जो पावर्स हैं वो लिमिट हो रही है, कि मतलब उनको एब्सोल्यूट पावर नहीं दी जा रही, उनको उनकी पावर लिमिट की जा रही है, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट अब बाइकैमरल है,
तो यहाँ पे तो एब्सोल्यूट होंगे नहीं, वो डिवाइड हो रही है, तो ये अपना ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप, अब सिंगल सिटीजनशिप में इंडिया में देखते हैं तो वहां पे स्टेट का तो कोई रोल है ही नहीं, सिर्फ सेंटर ही डील करती है सिटीजनशिप से, तो ये अपना फेडरल फीचर होगा नहीं क्योंकि सारी पावर आपके सेंटर पे चलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, अच्छा ठीक है, ये भी आएगा अपना, सही आएगा, फेडरल फीचर है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से काम करती है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, यदि आपका कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना गया है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसको आपको मद्देनजर रखते हुए काम करना पड़ेगा, अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये यहाँ पे भी लिमिट हो रही है, तो ये भी ठीक है। देयर इज ए इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यहाँ भी ठीक है कि भाई जुडिशरी को भी थोड़ा ध्यान रखते हुए अपना काम काम करना है, ऐसा नहीं है कि जुडिशरी को भी अपने अंडर ले लिया। तो क्या आएगा 134 ए सही आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया भारत, इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट, लेकिन इस स्टेटमेंट के हिसाब से यदि प्रेम्बल के हिसाब से हम जाएं तो प्रेम्बल के हिसाब से आएगा डी, सोवरेन सबसे पहले आएगा, रिपब्लिक आपका सबसे लास्ट में आएगा, और ये जो दो वर्ड हैं ये ओरिजिनली आपके प्रेम्बल में नहीं थे, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने ऐड किए थे आपके। ठीक है, तो एक तो इसको सीक्वेंस से याद रखना है आपका, सोवरेन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है किसी भी स्टेट के लिए, तो वो सबसे पहले आएगा यदि अरेंज करने के, और रिपब्लिक आपका सबसे लास्ट में आएगा, और सोशलिस्ट जो सेकुलर है ये आपका दूसरे इस पे आएगा। ठीक है, मेनली आपको जो अरेंज द फॉलोइंग में इसको आपको ये पता होना चाहिए कि सोवरेन सबसे पहले आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेम्बल वाज अमेंडेड फर्स्ट टाइम, अभी मैंने बताया था प्रेम्बल को अमेंड फर्स्ट टाइम कब किया गया था आपका 1976। ठीक है, और ये कब का है 1971 का 24वां, और ये कब का है आपका 1978 का। तो ये अमेंडमेंट्स की जो डेट्स है ना, ये आपको पता होने चाहिए कि कौन से सन में हुए थे, तो काफी बार आपका अरेंज करने के लिए बोला जा सकता है। 24वें अमेंडमेंट में हमें पता ही है कि जो आपके प्रेसिडेंट पे ऑब्लिगेशन डाल दी गई थी कि आपके पास प्रेसिडेंट साहब, आपके पास यदि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है तो उस पे आपको क्या देना पड़ेगा, आपको जो एसेंट देनी पड़ेगी, मंजूरी देनी पड़ेगी। ठीक है, और जो 42वां अमेंडमेंट एक्ट है इसमें हमने देख लिया जो 44 राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 उसको हटाया था इन्होंने, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अपना बोलते हैं। इसकी वजह से आज आपका जो संविधान हत्या दिवस अभी 25 को बनाया है। ठीक है, तो एक तो जब भी प्रेम्बल, काफी बार कोई प्रेम्बल पे क्वेश्चन आते हैं कि प्रेम्बल अमेंड किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, जो 3 केस है प्रेम्बल के अमेंडमेंट को रिगार्डिंग, वो मैं आज आपको बता देता हूँ। जो पहला जो केस है वो आएगा आपका बेरुबारी केस, बेरुबारी यूनियन केस, ये क्या है 1960 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपका प्रियम्बल है ना, ये पार्ट नहीं है, प्रियम्बल नोट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको बस मोटा मोटा इतना ध्यान रखना है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि प्रेम्बल आपका पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अब वो पार्ट नहीं है तो उसको अमेंड भी नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस केस में ये अपना निकल के आया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि प्रेम्बल आपका पार्ट नहीं है, और प्रेम्बल आपका पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, जब वो पार्ट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का तो अमेंड कैसे करोगे, तो अमेंड भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद आपका केशवानंद भारती केस कब का, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, कब का आता है 1973 का। इसमें क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको हटाते हुए बोलता है कि जो आपका प्रियम्बल है ना, वो क्या है, पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो प्रियम्बल है वो एक पार्ट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, और पार्ट है तो मतलब अब अमेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मान लिया, लेकिन यहाँ पे केशवानंद भारती केस आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने तो मान लिया कि जो आपका जो प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन आप प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट, लेकिन उसको बेसिक फीचर को ध्यान रखना है कि आप बेसिक फीचर को ही अमेंड ना कर दो। ठीक है, तो ये हो गया अपना। इसके बाद कौन सा केस आता है,
इसके बाद आपका केस आता है LIC ऑफ इंडिया केस 1995। ये भी प्रेम्बल से रिलेट करता है कि जो प्रेम्बल है ना वो इंटीग्रल पार्ट है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। बेसिकली इस केस में भी यही बोल दिया गया कि LIC, यदि केस आपका LIC केस 1995 आता है तो आपके दिमाग में सीधा प्रेम्बल आना चाहिए कि इसमें भी यही बोला गया था कि प्रेम्बल आपका इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ध्यान रखने वाले पहले इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, 1960 का, 1973 का, कि उसमें मोटा मोटा इतना ध्यान रखना है। बेरोबारी केस में आपका सिंपल यही था कि जो प्रेम्बल है वो आपका पार्ट नहीं है। पार्ट नहीं है तो आप अमेंड भी नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। केशवनंद भारती केस में आपका क्या आएगा, उसमें बोल दिया कि भाई जो प्रेम्बल है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब पार्ट है तो चीजें उठ के आती है कि हम तो अमेंड भी कर सकते हैं इसको। जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हम देखते हैं कि जो वर्ड हैं वो जो प्रेम्बल में आपके नए जो डाले गए थे, ठीक है। लेकिन केशवनंद भारती केस में ये भी कहा गया कि आपको बेसिक पार्लियामेंट को अमेंड कर सकती है, प्रेम्बल को आज भी अमेंड कर सकती है। लेकिन इसमें यही है कि आप जो बेसिक फीचर है उसको मद्देनजर आपको रखना ही पड़ेगा, ध्यान रखना है उसका, ठीक है। तो इसका जो आंसर क्या आएगा 42nd बी। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि जो कौन से वर्ड जो प्रेम्बल में अभी हमने देखे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने कौन कौन से वर्ड आपके डाले थे। तो आपका सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ठीक है, एक इंटीग्रिटी वर्ड और डाला था, तो बेसिकली ये आ गया अपना ए से आंसर आएगा। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्रॉज इज अथॉरिटी, कहाँ से अथॉरिटी ड्रॉ करता है, तो द पीपल ऑफ इंडिया, सी से ही आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसे पूछ रहा है ओरिजिनली द प्रेम्बल इज नॉट, अच्छा, कि मूल्य रूप से प्रस्तावना में संविधान का हिस्सा नहीं माना गया था, ठीक है जी, कि संविधान का हिस्सा नहीं माना गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान का हिस्सा था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला, अच्छा, यदि क्वेश्चन देख लो, अभी मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन यदि बोले कि संविधान का हिस्सा नहीं था तो आपका जाएगा बेरीवेरी केस 1960। लेकिन इसी क्वेश्चन में बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान का हिस्सा है, तो आपका क्या जाएगा केशवनंद भारती केस 1973। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोलकनाथ केस 1967 का, 1967 का। मिनरल मिल्स केस आपका 1980 का है। ये बेसिक फीचर में मैंने सारे केस के बारे में डिस्कस कर दिया था आपको, ठीक है। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना है कि प्रेम्बल पार्ट नहीं है तो कौन से केस में जाएगा, और प्रेम्बल पार्ट है तो कौन से केस में जाएगा, और प्रेम्बल इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो कौन से केस में जाएगा LIC में, ठीक है। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए प्रेम्बल पे लेके। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, तो देखो ये जो स्टेटमेंट थी अंबेडकर जी की, बाबा अंबेडकर जी की जो स्टेटमेंट थी अपनी, वो क्या थी कि आर्टिकल जो 32 है ना, ठीक है, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट भी आपसे पूछी जा सकती है कि ये स्टेटमेंट किसकी है, कि हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेटमेंट आर्टिकल 32 के रिगार्डिंग किसकी है। तो ये अंबेडकर जी ने, अपने बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये स्टेटमेंट दी थी आर्टिकल 32, जिसमें आपकी 5 रिट्स हैं जो कि आपको पता है। जिस लैटिन वर्ड जो है हैबियस कॉर्पस, वी जिसका मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ, मैंडेमस मतलब वी कमांड, ठीक है। मीनिंग भी काफी बार मैच द फॉलोइंग में आपसे रिट्स के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। प्रोहिबिट, टू प्रोहिबिट आ जाएगा उसका, तो सीधा सा है। और आपके सिटोरी है उसका है टू बी सर्टिफाइड, और क्यू वेरेंटो है उसका मीनिंग है बाय व्हाट अथॉरिटी। तो ये सारे उनके रिट्स के पांचों के आपके नाम याद होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, ये तो हो ही गया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। नेक्स्ट, इसे पूछ रहा है टुडे, अच्छा, आज के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, नहीं ये गलत है। अभी देख लेते हैं कि जब इनेक्ट हुआ था तब कितने थे और आज कितने हैं, ये सारा ही डेटा देख लेते हैं आज, ठीक है। जब ओरिजिनली अपना कितना था, ओरिजिनली आर्टिकल कितने थे 395। आज यदि अमेंडमेंट करके क्लोज ऐड होगी, कहीं बी ऐड हो गया, कहीं क्लोज
21A एड, जो 21 राइट टू एजुकेशन ऐड हो गया 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, ठीक है। तो ये सब चीजें ऐड कर करा के बेसिकली आपके आर्टिकल कितने पहुंच गए, अपने आर्टिकल आपके पहुंच गए आर्टिकल 448 हो गए, क्लोज ऐड करके। आर्टिकल तो ऑलमोस्ट यही है लेकिन उसमें क्लोज ऐड होगी। बेसिकली ये क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा आपका, मैं बता दूं, क्योंकि ये चेंजेस आते रहते हैं। ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि ओरिजिनली कितने आर्टिकल, ठीक है। इसके अलावा ये आर्टिकल हो गया, इसके अलावा अपना क्या है, पार्ट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट। तो ओरिजिनली पार्ट कितने थे, 22, आज बढ़ के कितने हो गए, 25, ठीक है जी। ओरिजिनली शेड्यूल कितने थे, 8, ठीक है, बढ़ के कितने हो गए, 12। ये 12, 4 जो ऐड हुए हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए थे। नया जो आपका नोवा शेड्यूल था, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, जो 10वां जो शेड्यूल था आपका 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, और जो 11वां था आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। अप्लाई कब होता है, 24 अप्रैल 1993 में, ठीक है। और ऐसे ही आपका क्या आएगा, जो 74th अमेंडमेंट एक्ट लागू कब होता है, 1 जून 1993, ठीक है। तो वो 12वां शेड्यूल हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट इंक्रीज द ड्यूटीज टैक्स, आर्टिकल 269 270 के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो अधिकारों के लिए अधिकार की आय, तो ये कहाँ जाता है, कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में जाता है, ठीक है। डी सही आंसर आएगा इसका, निधि की कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर सेंट्रल गवर्नमेंट, अच्छा, कि संविधान में केंद्र सरकार को जूट और जूट उत्पादों, ठीक है जी, पर निर्यात शुल्क के लिए कुछ अनुदान देने की आवश्यकता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल की बात कर रहा है, तो ये आर्टिकल आपकी बात कर रहा है 273 की, ठीक है। लेकिन कौन कौन से स्टेट्स को आपका जो जूट और जूट उत्पादक, जो उत्पादक हैं आपके, उन पे निर्यात शुल्क आपकी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो प्रोवाइड करेगी। याद रखने के लिए स्टेट रटने नहीं है, ठीक है। कैसे करेंगे, आर्टिकल 273 की बात कर रहा है तो हमें क्या करना है, वेस्ट बंगाल, क्योंकि जूट ज्यादातर उसी साइड होता है, वेस्ट बंगाल को सेंटर में रखना है। मैप के हिसाब से याद रखना है आपको। यदि वेस्ट बंगाल के ऊपर की साइड जाऊंगा तो यहाँ आएगा असम, नीचे की साइड जाऊंगा तो आएगा आपका उड़ीसा, ठीक है। और इस साइड में आपका जाऊंगा तो क्या आएगा, बिहार। ये ऐसे याद रखना है आपको कि जो आर्टिकल 273 है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर सेंट्रल गवर्नमेंट को कहता है कि जूट और जूट जो उत्पादों पर निर्यात शुल्क कुछ अनुदान किया जाना चाहिए। तो कौन कौन से आपके क्या आएंगे, स्टेट्स आएंगे। तो मैप आपके दिमाग में, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो यार, मैप आपको पॉलिटिकल हो गया, पॉलिटिकल मैप इंडिया का और वर्ल्ड का, ये तो आपके बिल्कुल दिमाग में चलते रहने चाहिए, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल के इस साइड जाऊंगा तो ऊपर असम आएगा, इस साइड बिहार आएगा, ठीक है, नीचे की साइड आपका उड़ीसा। ऐसे 4 स्टेट याद कर लो, असम भी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा, और ऐड कर लो इसमें, टोटल 4, डी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, अब ये कहता है कि ईच ईयर स्टेट प्रोवाइड करता है नीड ऑफ असिस्टेंस, अच्छा, कि प्रत्येक वर्ष ऐसे राज्य जो सहायता अनुदान प्राप्त किए जाते हैं उन्हें सहायता की आवश्यकता होती है, तो पार्लियामेंट, ठीक है। डी से इसका बी से ही आंसर आएगा, वहीं से ग्रांट इन एड जो अपनी स्टार्ट होती है। एवरी 5 ईयर फाइनेंस कमीशन के बारे में बात कर रहा है, तो आर्टिकल 280, ठीक है जी। और यदि यहीं पे आपसे पूछा जाए आपका कि जो पहला आपका फाइनेंस कमीशन 1951 का था, उसके हेड कौन थे आपके, केसी नियोगी। और अभी कौन सा चल रहा है अपना, 16वां, 2023 से, इसके कौन है हेड आपके, अरविंद अंगरिया। ये दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं, पहला और 16वां, ठीक है। तो जो इनेक्ट करता है प्रेसिडेंट ही आएगा 5 साल के लिए, फाइनेंस कमीशन 280, ठीक है। फाइनेंस कमीशन के बारे में रिकमेंडेशन किस चीज के बारे में रिकमेंडेशन देता है, तो केंद्र और राज्य के बीच में करों को शुद्ध आय का वितरण, ये सही आएगा अपना। नेक्स्ट, कैग के बारे में बात कर रहा है जी, ठीक है, कि एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर स्टेट फाइनेंस थ्रू इट्स पावर टू, अच्छा, रिकमेंड एलोकेशन ग्रांट्स इन एड्स टू द स्टेट, ये तो नहीं करता, ग्रांट इन एड का क्या मतलब है। और क्या है, डी देखते हैं, रीलोकेशन रिवेन्यूज बिटवीन, ये भी नहीं है, सेंटर स्टेट, ये भी कैग का काम नहीं। मेक सजेशन कर सकता है, हाँ,
मेक सजेशन नहीं, अफेक्टिंग इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर ना ना प्रिस्क्राइब द फॉर्म विच अकाउंट एक्सेट्रा, क्योंकि अकाउंट रिलेटेड इनका काम है ऑडिट वगैरह, तो स्टेट हैव टू मेंटेन, बी सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी हमने देख लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज कंट्रोल। अच्छा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल किस पे आ जाता है? स्टेट पे आ जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, और अभी तक कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी अपने इंडिया में लगी नहीं है। 1991 में ऐसे चांसेस बने थे जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो आया था, लेकिन बच गए। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर स्टेट फाइनेंसेस। अच्छा, स्टेट फाइनेंसेस पे कैसे वो लगाती है, ठीक है, तो क्या आएगा? इट कैन बी डायरेक्शन स्टेट्स और फाइनेंस प्रॉपर्टीज कैन रिजर्व द मनी बिल, इट कैन डायरेक्ट द स्टेट रिड्यूस द सैलरी। तो इसका एक दो तीन तीनों आएगा, चौथा कहाँ है? स्टेटमेंट तो है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। इसे पूछ रहा है कि स्टेट कैन बोरो कब ले सकता है? अपनी बिल से तो ले ही नहीं सकता, कैसे ले लेगा? ओनली इफ डू नॉट लोन सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ओनली विद द ओनली, अच्छा, प्रायर टू द कंसेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसेंट लेगा, डी से आंसर आएगा, अपनी मर्जी से नहीं ले सकता। इन रिसेंट ईयर स्टेट रेज्ड डिमांड्स। अच्छा, जो अभी रिसेंट के टाइम पे जो स्टेट इतनी डिमांड रेज क्यों कर रहे हैं? बेसिकली क्योंकि वो डिपेंडेंट किस पे है? सेंटर पे, फाइनेंस को लेके, ठीक है, तो इसलिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो अभी के टाइम पे कहते हैं निम्नलिखित किस राज्य में हाल में राज्यों में अधिक स्वायत्त प्राप्त करने की मांग नेतृत्व किया है? तो ऑल ऑफ द स्टेट्स आएगा, डी आएगा इसका आंसर। ठीक है, करंट से रिलेटेड है, कैसे भी पूछ सकते हैं। पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट और ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में जब भी बात आती है तो डायरेक्ट आपके दिमाग में आना चाहिए राज्यसभा। राज्यसभा क्या करेगा? स्पेशल मेजोरिटी से, राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर है। तो यहाँ कहाँ है? राज्यसभा है, तो ये आई आएगा। राज्यसभा पास द रेजोल्यूशन 2/3 मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, कि स्टेट लिस्ट पे अपना वो लो बना सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सब्जेक्ट लिस्ट, ये तो वही सेम ही क्वेश्चन हो गया, राज्यसभा ही आएगा इसमें तो, 2/3 मेजोरिटी। नेक्स्ट। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस द सैलरी ऑल स्टेट एक्सेप्ट द, एक्सेप्ट क्यों आएगा? सभी पे, सभी का कर देगा। द प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस सैलरी सिविल सर्वेंट इंक्लूडिंग, बी सही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल इंक्रीज द कंट्रोल, ये भी ठीक है। पार्टिकल डिसिप्लिन, इकोनॉमिक डिपेंडेंस, ये भी ठीक है। इमरजेंसी रीजनल पार्टीज, एनफोर्समेंट ऑफ इमरजेंसी और रीजनल पार्टीज, तो इसका आएगा 1 3 4, सी सही आंसर आएगा। ठीक है, तो आपने जो 1150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, नंबरिंग में गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है, 1150 अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके अलावा कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या है वो डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर आप पूछ सकते हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप चैनल है उस पर भी आप जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, और लगे रहे अपने एग्जाम की तैयारी में। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।